हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7th यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएवी क्लास 7th के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं, द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट का। अगर आपने पार्ट 1 को अब तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ उसे चेकआउट कर लीजिएगा। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट हमारे चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक प्रीव्यू देख लेते हैं। After completing the chapter, you would be able to define external process and its types। ये हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया। आज के पार्ट में हम लर्न अबाउट एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स पढ़ेंगे। और हम थर्ड पार्ट जो हमारा कल लास्ट पार्ट आएगा उसमें हम डिफाइन सॉइल एंड सॉइल लेयर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल ऑल अक्रॉस इंडिया पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। रनिंग वाटर, it is an important agent of gradation. A river, like any living form, has a life cycle. It takes birth in a mountain or a hill, become large when it is met by a number of tributaries, flow over plains, and finally ends when it reaches the sea. रनिंग वाटर जो होता है वो ग्रेडेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट होता है। एक रिवर बहुत सारे लिविंग बींग्स की तरह इसके भी एक लाइफ साइकिल होते हैं। एक रिवर अपना जन्म माउंटेन पहाड़ों में या हिल में लेती है और फिर वो लार्ज बन जाती है और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से मीट करती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जो रिवर मेन रिवर से निकलती है उन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। फ्लो ओवर प्लेन्स, प्लेन्स से जाती है और फाइनली वह सी में रीच करती है और वहाँ पे एंड कर जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। In its early stage, the river is young. It flows over steep mountain where the rate of erosion is maximum. रिवर के अर्ली स्टेज में रिवर यंग होती है और वो माउंटेन से फ्लो करती है जहाँ इरोजन का रेट सबसे ज़्यादा होता है। Due to down cutting work of the river, it forms striking youthful features like I-shaped and V-shaped valleys, waterfalls, etc. जब रिवर माउंटेन्स पे होती है तो वो बहुत सारी यूथफुल फीचर्स बनाती है जैसे आई शेप्ड और वी शेप्ड वैलीज, वाटरफॉल्स एंड एक्सेट्रा। एज द रिवर एंटर इनटू प्लेन्स इट कम्स टू द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। हियर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड द स्लोप ऑफ लैंड डिक्रीजेज। जैसे ही रिवर प्लेन में पहुंचती है वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी वॉल्यूम की कैपेसिटी बढ़ जाती है और स्लोप कम हो जाती है, रिजल्टिंग इन द स्लो स्पीड ऑफ द रिवर। इस कारण रिवर की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द रिवर इज सेड टू फ्लो थ्रू मेंडर्स। इस टाइम पर जो रिवर है वो हमारे मेंडर से फ्लो करती है। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये एक मेंडर है। अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाता है। बिफोर मीटिंग द सी द रिवर बिकेम लार्ज एंड स्लगिश एंड गेट डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्रिब्यूटरीज। इट नाउ कम इन इट्स ओल्ड स्टेज। जब रिवर सी से मीट करने से पहले जो रिवर है वो लार्ज बन जाती है और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है और ये अब अपने ओल्ड एज में आ जाती है। द रिवर थर्स डिपॉजिट सिल्ट, सैंड एंड सेडिमेंट्स ओवर अ लार्ज एरिया नियर इट्स माउथ। इसलिए रिवर जो अपने साथ सैंड, सिल्ट और सेडिमेंट्स लेके आती है वह सी के माउथ के पास डाल देती है। This large deposition helps in formation of a delta। ये जो लार्ज डिपोजिशन होता है ये एक डेल्टा फॉर्म करने में मदद करता है। The delta of गंगा एंड ब्रह्मपुत्र is the largest in the world। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। तो यहाँ पर आप एक डेल्टा का ये पिक्चर देख पा रहे होगे। तो ये जो है ये हमारी मेन रिवर आ रही है, ठीक है। मेन रिवर से ये देखो यहाँ पे ये मेन रिवर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब ये जो येलो येलो एरिया देख रहे हैं ये सभी वो सेडिमेंट्स है जो रिवर अपने साथ कैरी करके लाती है और इसी प्रोसेस के कारण ये जो लार्ज एरिया है इसमें एक डेल्टा बना हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है ग्लेशियर। It is believed that a million years ago, the climate condition of the Earth's surface was much cooler than what is it now। Millions of years पहले
जो अर्थ का क्लाइमेट कंडीशन था वो आज से काफ़ी हद तक ठंडा हुआ करता था. The Earth's surface was covered by ice, but later the temperature began to rise gradually. जो अर्थ का सरफेस होता था वो आइस से कवर होता था, पर धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ने लगा. This rise in temperature resulted in the melting of the ice. इस टेम्परेचर के राइज के कारण आइस मेल्ट करने लगी. The mass of moving ice is called glacier. और जो ये आइस है मूव करने लगी, और जो आइस मास ऑफ आइस जो मूव करते हैं उसे हम ग्लेशियर कहते हैं. इन इंडिया ग्लेशियर्स आर फाउंड हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयस वेयर टेम्परेचर इज बिलो फ्रीजिंग पॉइंट. इंडिया में ग्लेशियर्स हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयस में पाई जाती है, जहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम होता है. तो यहाँ पर आप सभी एक ग्लेशियर की फ़ोटो भी देख सकते हैं. ये ग्लेशियर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कुछ हाइकर्स हैं जो हाइकिंग करने आए हुए हैं. अब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ. लाइक रनिंग वाटर मूविंग आइस ऑल्सो इरोड लूज पार्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ रॉक्स. जैसे रनिंग वाटर होता है वैसे ही जो मूविंग आइस होती है उसमें भी बहुत सारे लूज पार्टिकल्स और पार्ट ऑफ रॉक. इट टेक्स देम along and deposits them behind where it melts. जो ये लूज पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स जो ये लाती है आइस, ये वहाँ पे उसे डिपॉजिट कर देती है जहाँ पे आइस मेल्ट होती है. ह्यूज मैसेज ऑफ आइस विच कवर अ लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स. जो आइस होती है और एक कॉन्टिनेंट का लार्ज एरिया कवर करती है उसे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स कहते हैं. लाइक एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड. एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड इसके एग्जाम्पल है, इसे आप हाईलाइट कर लीजिए. अदर ग्लेशियर्स विच आर ऑक्यूपाई स्मॉल एरियाज ओवर द माउंटेन्स आर कॉल्ड माउंटेन ग्लेशियर्स. जो ग्लेशियर जो माउंटेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एक स्मॉल एरिया कवर करते हैं उसे माउंटेन ग्लेशियर्स कहते हैं. लाइक सिचिन ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर ऑफ हिमालयस इन इंडिया. ये दो सचिन ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर जो है ये हमारे माउंटेन ग्लेशियर्स इन इंडिया में एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे हमारा थर्ड एजेंट ऑफ ग्रेडेशन है विंड. इन द रीजन्स वेयर देयर इज लिटिल रेनफॉल एंड मिड-ग्रेन वेजिटेशन द लैंड इज एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग विंड्स. जहाँ पर कम रेनफॉल होती है और बहुत ही स्मॉल वेजिटेशन होता है उस लैंड पर बहुत सारी स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है. The loose rock particles are easily blown away by the strong wind. जो लूज सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो इस स्ट्रॉन्ग विंड में ईजिली विंड के साथ उड़ जाते हैं. Thus wind is also an agent of gradation. इसलिए विंड को भी हम एक एजेंट ऑफ ग्रेडेशन कहते हैं. The action of the wind is most common in the desert regions. जो विंड का ये एक्शन होता है ये ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ में होता है क्योंकि वहाँ पर लूज सॉइल प्रेजेंट होता है. द स्ट्रॉन्ग विंड्स हैज़ द कैपेसिटी टू रब एंड स्क्रैप रॉक्स रिजल्टिंग इन स्ट्रेंज शेप रॉक्स. जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है वो स्टोन्स को रब कर देते हैं जिससे अजीब अजीब शेप्स के हमें रॉक्स वहाँ देखने को मिलते हैं. लाइक द मशरूम रॉक. The carried material is then deposited to at a new place whenever the speed of wind slows down. जो ये तेज़ विंड अपने साथ पार्टिकल्स लेके आती है ये वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं जहाँ पर विंड की स्पीड कम हो जाती है. This form various type of sand dunes. ये बहुत तरह टाइप के सैंड ड्यून्स बनाते हैं. Sand dunes can be found in the western part of Rajasthan in India. सैंड ड्यून्स जो होते हैं हमारे राजस्थान इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक दो डू ने दिए हुए हैं. द स्नो लाइन इज द लाइन ऑन द हाई माउंटेन्स अबव विच स्नो नेवर मेल्ट. द स्नो लाइन वो लाइन होती है इन हाई माउंटेन्स उस स्नो लाइन के ऊपर को जो स्नो है वो कभी भी मेल्ट नहीं करती है. फिर हमारा नेक्स्ट है एयर कैन बी नीदर बी सीन nor felt, but the swift horizontal movement of air is felt and is called wind. जो हम एयर होती है वो ना तो देखी जा सकती है ना हम उसे फील कर पाते हैं.
जो हॉरिजॉन्टल स्विफ्ट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है एयर की, उससे हम फील कर सकते हैं और उसे हम विंड कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन है सी वेव्स। अलोंग द सी शोर सी वेव्स आर द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन। सी शोर के साइड में सी वेव्स जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल एजेंट ऑफ ग्रेडिएशन होते हैं। द कंटिन्यूस स्ट्राइकिंग ऑफ द सी वेव्स ब्रेक द रॉक्स। जो सी से लहरें आती है वह रॉक्स को तोड़ती रहती है। सच कंटिन्यूस इरोजन फॉर्म्स स्टिप साइड क्लिफ्स फेसिंग द सी। ये जो इरोजन होता है ये क्लिफ्स फॉर्म कर देती है जो सी को फेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सी है और यहाँ पे क्लिफ्स है जो इसकी वेव से टूट कर पानी में आई हुई है। The eroded material may be then deposited along the coast of forming beaches. जो मटेरियल इन क्लिफ्स से टूटता है फिर उसे सी किसी आइलैंड पर डिपॉजिट कर देती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन चेंजिंग द फेस ऑफ द लैंड। Overgrowing population and industrialization has distributed the natural environment to a large extent. Human beings जो होते हैं वह लैंड के फेस को चेंज करने में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नेचुरल इन्वायरमेंट को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर दिया है। द ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंक्लूड डाइवर्स लैंड यूज like clearing of forest for agriculture, construction of road and new human settlements etc. जो ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व करती है वो है क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना और नई ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाना एक्सेट्रा। दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स विच चेंज द लैंड सरफेस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो लैंड सरफेस को चेंज कर देते हैं। ह्यूमन बीइंग नीड्स टू टेक केयर of all these resources and maintain ecological balance. Human beings को इन सभी resources की केयर करनी चाहिए और एक इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। This can be achieved by sustainable development. इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अचीव किया जा सकता है। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप डीएवी क्लास 7th का और कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।